ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु से दो उपसह संयोजक बंध बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं द्विदंतुक लिगेंड। लिगेंड कौन से होते हैं? जो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु से उपसह संयोजक बंध बनाए, जैसे FeCN का होल 6 और K4, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट बोलते हैं इसको। यहां पर सेंट्रल एटम है Fe, केंद्रीय धातु परमाणु Fe। इसके साथ में जो उपसह संयोजक बंध बनाते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। अब ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु से दो उपसह संयोजक बंध बनाए, यानी जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, उन्हें द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि द्विदंतुक लिगेंड में दाता परमाणु होते हैं दो दो उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में EN के द्वारा। किसी भी संकुल यौगिक में अगर EN लिखा हुआ है इसका मतलब वो एथिलीन डाईएमीन है, द्विदंतुक लिगेंड है। अगर हम इसकी पूरी संरचना देखते हैं तो एथिलीन होता है CH2CH2 और डाईएमीन, एमीन NH2 को कहते हैं NH2 और NH2, ये एथिलीन डाईएमीन है। इसमें इस नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यहां पर भी इस नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो सेंट्रल मेटल को, केंद्रीय धातु को, ये नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इस मेटल के साथ में उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। तो ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं उन्हें हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। अगर एथिलीन डाईएमीन के ऊपर हम चार्ज की बात करें तो ये एक न्यूट्रल उदासीन लिगेंड होता है। इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, केवल इस लोन पेयर के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करता है। इसमें दो दाता परमाणु होने के कारण इसको द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। अब यहां पे देखें हम दाता परमाणु डोनर एटम, यहाँ पे डोनर एटम एक तो आपको मिलेगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और इसमें भी नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे दो दाता परमाणु है और दोनों ही सेम है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। तो द्विदंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल में एथिलीन डाईएमीन। दूसरा एग्जाम्पल देखें हम ऑक्सीलेटो, जिसको हम लिखते हैं OX की सहायता से। ऑक्सीलेटो का निर्माण होता है वो ऑक्जेलिक एसिड से होता है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH और COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। अगर ऑक्जेलिक एसिड यहां पर अपने दोनों हाइड्रोजन परमाणु रिमूव कर देता है, यहां पे दोनों हाइड्रोजन परमाणु अगर निकल जाए H+ के रूप में, अम्ल है तो H+ देगा, तो यहां से भी H निकलेगा और यहां से भी H निकलेगा, तो बचेगा क्या COO-, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। शॉर्ट में इसको लिखते हैं C2O4 2-, ये ऑक्सीलेटो है। अब ऑक्सीलेटो भी एक द्विदंतुक लिगेंड है, इसमें भी दो दाता परमाणु होते हैं। ये भी केंद्रीय धातु से दो उपसह संयोजक बंध बना लेता है। देखो किस प्रकार से, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O और ये एक ऑक्सीजन है जिसने अभी H+ दिया है, तो इसके ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज। यहां पर भी ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन परमाणु भी सेंट्रल मेटल को, यानी केंद्रीय धातु M, यहाँ पे मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर ही संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है।
यहाँ पे ये ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव है ये भी केंद्रीय धातु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो जब किसी यौगिक में ऑक्सीलेटो है तो ऑक्सीलेटो द्विदंतुक लिगेंड होने के कारण इसमें मतलब यहाँ पे दो दाता परमाणु होने के कारण केंद्रीय धातु से दो उपसह संयोजक बंध बनाता है, तो ये भी द्विदंतुक लिगेंड है। तीसरे नंबर पे देखते हैं, अगर यहाँ पे दाता परमाणु देखोगे तो बताओ दाता परमाणु कौन है इसमें, कौन से परमाणु केंद्रीय धातु से उपसह संयोजक बंध बना रहे हैं। ये ऑक्सीजन भी केंद्रीय धातु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है और ये ऑक्सीजन भी केंद्रीय धातु से ये ऑक्सीजन भी केंद्रीय धातु से उपसह संयोजक बंध बनाता है। तो दोनों ही दाता परमाणु इसमें कौन से हैं, ऑक्सीजन। और अगर इस पर हम आवेश की बात करें कि इस पे चार्ज कितना है, तो ऑक्सीलेटो के ऊपर आवेश होता है -2। ऑक्सीलेटो द्विदंतुक लिगेंड है। तीसरे नंबर पे देखें हम ग्लाइसिनेटो, तीसरा एग्जाम्पल है ग्लाइसिनेटो। जिसको शॉर्ट में लिखते हैं GLY, ग्लाइसिनेटो को लिखा जाता है GLY। ये ग्लाइसिन से बना हुआ है और ग्लाइसिन होता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो आवश्यक एमिनो अम्ल, एक अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो जो अनावश्यक एमिनो अम्ल और आवश्यक एमिनो अम्ल उनमें एक ग्लाइसिनेटो आता है जो कि प्रकाश निष्क्रिय होता है। देखो इसकी संरचना देखते हैं हम, NH2CH2C OOH, इसको तो कहते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। और यहां पे अगर ग्लाइसिन का जो एसिड है, ये जो COOH है, ये H प्लस यहां से फ्री कर देगा तो बनेगा NH2CH2COO-, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। ये ग्लाइसिनेटो है, ये भी केंद्रीय धातु से दो उपसह संयोजक बंध बनाता है। अब कौन कौन से बनेंगे देखो, NH2, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, CH2, C डबल बॉन्ड O, तो एक तो इसमें नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर लोन पेयर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, और दूसरा इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो ये नाइट्रोजन परमाणु सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाएगा, और ऑक्सीजन परमाणु भी इस मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाएगा। तो यहाँ पे ग्लाइसिनेटो में दाता परमाणु कौन कौन से हैं, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा कौन सा है, नाइट्रोजन। तो यहां पर दाता परमाणु देखें, दाता परमाणु इसमें एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। अगर ग्लाइसिनेटो के ऊपर GLY के ऊपर आवेश की बात करें तो आवेश इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -1। तो द्विदंतुक लिगेंड कौन से होते हैं, जो केंद्रीय धातु से दो उपसह संयोजक बंध बनाए, उन्हें हम बोलते हैं द्विदंतुक लिगेंड। अगर ऐसे ही दाता परमाणुओं की संख्या को हम बढ़ाते जाएं, अगर किसी यौगिक में या किसी अणु में 3 दाता परमाणु होंगे तो उसको हम त्रिदंतुक लिगेंड कह देंगे। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर ही तो हम लिगेंड का वर्गीकरण कर रहे हैं। अगर 3 दाता परमाणु होंगे तो उसको त्रिदंतुक लिगेंड, 4 दाता परमाणु होंगे तो चतुष्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड, षटदंतुक लिगेंड, यानी दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। जैसे एक दो एग्जाम्पल और ले हम, त्रिदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड इसमें दाता परमाणु कितने होने चाहिए, त्रिदंतुक लिगेंड में दाता परमाणु समझते हो ना, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देकर सेंट्रल मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, उपसह संयोजक बंध बनाए, उससे हम कहते हैं दाता परमाणु। तो त्रिदंतुक लिगेंड में दाता परमाणु होते हैं इसमें
3, जैसे उदाहरण देखें, डाई एथिलीन ट्राईएमीन, डाई एथिलीन ट्राईएमीन, दो तो एथिलीन होंगे, CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 और NH2। बताओ इसमें दाता परमाणु कौन कौन से हैं और कितने हैं? 3 है ना। 3 नाइट्रोजन परमाणु है जिनके ऊपर लोन पेयर उपस्थित है। यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर होगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन भी है, इसके ऊपर भी लोन पेयर होगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर होगा। तो इनमें 3 दाता परमाणु होते हैं। कितने उपसह संयोजक बंध बनाएगा ये केंद्रीय धातु से? 3 बनाएगा। तो क्या हम इसको त्रिदंतुक लिगेंड कह सकते हैं? यानी जो केंद्रीय धातु से 3 उपसह संयोजक बंध बनाते हैं उन्हें हम त्रिदंतुक लिगेंड कहते हैं। यहाँ पे मेटल को ये भी अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, ये नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर बॉन्ड बनाएगा और ये नाइट्रोजन परमाणु भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाएगा। तो 3 बंध बनाने वाले 3 दाता परमाणु वाले त्रिदंतुक लिगेंड। दाता परमाणु तीनों सेम है, इसके अंदर तीनों ही नाइट्रोजन परमाणु है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं सटदंतुक लिगेंड का। ऐसे ही अगर आप CH2 NH2 और बढ़ा दोगे तो वो चतुष्दंतुक लिगेंड हो जाएगा। देखो अगला एग्जाम्पल सटदंतुक लिगेंड। सटदंतुक लिगेंड कितने दाता परमाणु होंगे इसमें? दाता परमाणु होंगे डोनर एटम, दाता परमाणुओं की संख्या रहेगी इसमें 6। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल होता है इसका एथिलीन डाईएमीन ट्राई टेट्राएसीटेट, टेट्राएसीटेट, एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट। एथिलीन, एथिलीन होता है CH2 CH2, ये तो एथिलीन। डाईएमीन N और N, NH2 NH2। अब जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं नाइट्रोजन पे, वहां पर जुड़ा हुआ रहेगा एसीटेट। एसीटेट बनता है एसिटिक अम्ल से। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसको बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। और इसी एसिटिक अम्ल से बनता है एसीटेट आयन, अगर H+ फ्री हो जाएगा तो देखो किस प्रकार से संरचना होगी। CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। यहाँ पे भी देखो CH2 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। अब यहाँ पे डोनर एटम देखें, ये स्ट्रक्चर है एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट। एथिलीन तो एमीन वाले नाइट्रोजन है, एथिलीन डाईएमीन, और 4 है इसमें एसीटेट, 1 2 3 4। तो यहां पे एमीन के दोनों नाइट्रोजन परमाणु है, वो डोनर एटम है। डोनर एटम के लिए मैं स्टार लगा देता हूं। यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन परमाणु भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। अब ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की टेंडेंसी बहुत कम रहेगी। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, तो ये भी दाता परमाणु होगा इसमें। इस ऑक्सीजन पे माइनस है तो ये भी दाता परमाणु। कितने हो गए अभी? 4 हो गए ना, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। सेम ऐसे के ऐसे ही इधर वाले दोनों ऑक्सीजन भी उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। तो जिनमें
6 दाता परमाणु होते हैं उनको हम बोलते हैं षटदंतुक लिगेंड। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एथिलीन, ई टी टी ए, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। अगर किसी यौगिक में लिखा जाएगा तो पूरा नाम नहीं आएगा, वहां पे आपको EDTA लिखा हुआ मिलेगा। बताओ एथिलीन डाइएमीन के एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? -4 होंगे ना, -4। और इसमें डोनर एटम कौन कौन से होंगे? दाता परमाणु, दाता परमाणु, दाता परमाणु। नाइट्रोजन तो कितने हैं? ये नाइट्रोजन परमाणु भी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर रूप से संयोजक बंध बनाएगा, ये भी 2। और 4 क्या है इसमें? ऑक्सीजन। तो दाता परमाणुओं की संख्या इसमें 6 है, इसलिए इसको हम बोलते हैं षटदंतुक लिगेंड। आवेश की बात करें तो इस पर आवेश का मान कितना होता है? -4। बता सकते हो लिगेंड दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर? बता सकते हो क्या? हाँ, तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लिगेंड को वर्गीकरण करेंगे। लिगेंड के बारे में यानी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड 1 बॉन्ड बनाएगा, कौन सा 2 बनाएगा, कौन सा 3 बनाएगा, 4 कौन सा बनाएगा ना। तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें दाता परमाणु तो 2 होते हैं पर बंध एक ही परमाणु बनाएगा, एक बंध बनाएगा दूसरा नहीं बनाएगा, है ना। यानी दाता परमाणुओं की संख्या तो 2 है पर बंध एक ही बनाता है, तो उन्हें हम कहेंगे एक दंतुक लिगेंड। उनका दूसरा नाम भी होता है, उनको बोलते हैं हम उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु केंद्रीय धातु के साथ एक समय में एक ही परमाणु के द्वारा उपसहज संयोजक बंध बनाया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से देखें हम, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं CrH2O का होल 5 CN और Cl2। एक तो ये संकुल यौगिक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखें हम CrH2O का होल 5 NCCl2। ये 2 संकुल यौगिक लिखे हैं। अब इन दोनों में देखो, क्रोमियम सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे जल बड़े कोष्टक के अंदर एक तो केंद्रीय धातु आती है और लिगेंड होते हैं, तो यहाँ पर जल भी लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा, एक दंतुक लिगेंड है। यहाँ पे Cn है, ये भी लिगेंड है, लेकिन इसमें Cn में यहाँ पे बॉन्ड कौन बनाता है केंद्रीय धातु से? कार्बन। कार्बन की तरफ ही है ना, ये जो मेटल है वो कार्बन की तरफ है, यानी कार्बन इस मेटल से बॉन्ड बनाएगा क्रोमियम से। और यहां पर कौन बंध बनाएगा? नाइट्रोजन परमाणु केंद्रीय धातु से बंध बनाएगा। तो देखो Cn में नाइट्रोजन भी बंध बना सकता है और कार्बन भी बंध बना सकता है। तो ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु एक समय में एक ही परमाणु के द्वारा उपसह संयोजक बंध बनाया जाएगा, उन्हें हम उभयदंतुक लिगेंड कहेंगे। परिभाषा आसान है, इसकी सिंपल है, उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु एक समय में एक ही परमाणु द्वारा उपसह संयोजक बंध बनाया जाता है। बनाया जाता है, उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं।
दाता परमाणुओं की संख्या 2 होगी परंतु बंध एक ही परमाणु बनाएगा। जैसे मेटल है, इस मेटल के साथ में जैसे Cn का कार्बन परमाणु अगर उपसह संयोजक बंध बना लेगा तो नाइट्रोजन परमाणु नहीं बनाएगा। देखो Cn के अंदर कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाएगा, उभय दंतुक लिगेंड की तरह काम करेगा, है ना। और मेटल के साथ नाइट्रोजन परमाणु भी अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बना सकता है, लेकिन कार्बन बंध बनाएगा तो नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, और नाइट्रोजन बना लेगा तो उस समय कार्बन नहीं बनाएगा। तो ऐसे लिगेंडों को हम क्या बोलेंगे? उभय दंतुक लिगेंड। क्या लिगेंड नाभिक स्नेही होते हैं क्या? लिगेंड नाभिक स्नेही होते हैं क्या? जिन पे माइनस होता है, लोन पेयर होता है, वो नाभिक स्नेही होते हैं। तो जो उभय दंतुक लिगेंड है वो उभय दंतुक नाभिक स्नेही भी होंगे, है ना। उसमें कार्बन भी नाभिक स्नेही की तरह काम कर सकता है और नाइट्रोजन भी काम कर सकता है। तो जो उभय दंतुक लिगेंड होते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं, उभय दंतुक नाभिक स्नेही भी कह सकते हैं इनको। दूसरा एग्जाम्पल जैसे नाइट्रो में, इसको तो बोलते हैं साइनो, लिखा था हमने पहले ये साइनो, इसको आइसोसाइनो। अब देखो NO2 की बात करें हम, NO2 माइनस, NO2 माइनस में नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो दाता परमाणु 2 है इसमें, परंतु एक समय में एक ही बंध बनाएगा। अगर ऑक्सीजन बंध बना लेता है मेटल से तो उस समय नाइट्रोजन बंध नहीं बनाएगा, और नाइट्रोजन बंध बना लेता है तो उस समय ऑक्सीजन बंध नहीं बनाता है। तो ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हो परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु से बंध बनाए, उन्हें हम बोलते हैं उभय दंतुक लिगेंड। बता सकते हैं ये भी। देखो आगे, अभी हम संकुल यौगिकों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। जैसे केंद्रीय धातु क्या होती है, लिगेंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समन्वय मंडल भी देखा था हमने। अब बात करते हैं उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको, उपसह संयोजन संख्या। केंद्रीय धातु से लिगेंड बंध बनाएगा तो उपसह संयोजक बंध बनाएगा। अब कोई भी धातु है संकुल यौगिक में कितने उपसह संयोजक बंधों से जुड़ी है वो ही उसकी उपसह संयोजन संख्या होती है। संकुल यौगिक है, उसमें केंद्रीय धातु से लिगेंड उपसह संयोजक बंध बनाएगा। अब कितने बंधों से वो धातु जुड़ी हुई है, उन बंधों की संख्या को बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। केंद्रीय धातु द्वारा लिगेंड कितने उपसह संयोजक बंध बनाता है उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। यहाँ पे जो उपसह संयोजन संख्या है वो लिगेंड का गुण नहीं है, केंद्रीय धातु का है, सेंट्रल मेटल का।
यानी मेटल से लिगेंड कितने बंधों द्वारा जुड़े हुए हैं। एक तो लिगेंड की बात आती है तो वहां पे तो हमने अलग डिवाइड कर लिया, एक बंध बनाने वाला एक दंतुक लिगेंड हो गया, दो बनाने वाला द्विदंतुक लिगेंड, पांच बनाने वाला पंचदंतुक लिगेंड, है ना। तो वो तो लिगेंड की दंतुरता या डेंसिटी अलग होती है, लेकिन किसी मेटल से कितने बॉन्ड बने हुए हैं यौगिक में, वो संपूर्ण जो टोटल बॉन्ड है उन सभी बंधों की संख्या को ही हम बोलेंगे उपसह संयोजन संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें K4FeCN का होल 6। यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन सी है, केंद्रीय धातु कौन सी है, केंद्रीय धातु इसमें Fe। और लिगेंड कौन सा है, Cn। बताओ Cn इस मेटल से कितने बंध बनाता है, एक बंध बनाएगा, एक Cn। तो अब एक Cn एक बंध बनाएगा, कितने Cn बंध बना रहे हैं इसमें, तो बताओ सेंट्रल मेटल है Fe है, वो कितने उपसह संयोजक बंधों से जुड़ी हुई है, छह बंदी बनेंगे ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उपसह संयोजन संख्या है वो कितनी होगी, उपसह उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जैसे कौन बोल रहा है 6। देखो आगे दूसरा एग्जांपल, CrH2O का होल 5 CnBr2। यहाँ पे सेंट्रल मेटल क्रोमियम केंद्रीय धातु, और लिगेंड कौन से इसमें, जल और Cn। जल और Cn है तो जल कितने बंध बनाएगा, 5 बंध बनाएगा जल, और Cn कितने बंध बनाएगा, बताओ टोटल बॉन्ड कितने होंगे। तो उपसह संयोजन संख्या कितनी आएगी इसकी निकल के, उपसह संयोजन संख्या 6 होगी इसके अंदर। देखो आगे CO C2O4 का होल ट्राइज लिख देते हैं इसका, और यहाँ पे लिखते हैं -3। ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी हमने संकुल आयन लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर बताओ देखिए उपसह संयोजन संख्या कितनी आनी चाहिए, 3। सेंट्रल मेटल से कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 ही बनेंगे, 9 बनेंगे, 3। अभी किसी की 6 भी आवाज आ रही है, कौन है 6 वाला, यहाँ पे देखते हैं एक बार समझना। ये कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल क्या है इसमें, कोबाल्ट है, और ऑक्सीलेटो कितने हैं, 3। मैं ऑक्सीलेटो की संरचना बना रहा हूं, C डबल बॉन्ड O O माइनस, C डबल बॉन्ड O O माइनस, एक ऑक्सीलेटो। दूसरा देखो C डबल बॉन्ड O O माइनस, C डबल बॉन्ड O O माइनस। तो आगे और देखें C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, कितने ऑक्सीलेटो इसमें, अरे इसमें देखो ना C2O4 का होल ट्राइस 3 है ना। अब देखो ये ऑक्सीजन परमाणु इससे बॉन्ड बनाएगा, और ये ऑक्सीजन परमाणु भी इससे बॉन्ड बनाएगा। द्विदंतुक लिगेंड है ना ऑक्सीलेटो, एक ही लिगेंड 2 बंध बनाएगा, तो 3 कितने बनाएंगे, तो उपसह संयोजन संख्या कितनी आएगी इसकी, यानी ये भी उपसह संयोजक बंध बनाएगा, ये भी बनाएगा, इसी प्रकार ये भी उपसह संयोजक बंध बनाएगा, ये भी बनाएगा। तो यहां पर आपको देखना है द्विदंतुक लिगेंड तो एक ही लिगेंड 2 बंध बनाएगा, तो मेटल से टोटल कितने बॉन्ड बन जाएंगे,
तो यहाँ पे इसका उपसह संयोजन नंबर कितना होगा? उपसह संयोजन संख्या निकल के आएगी यहाँ पे। देखो आगे एग्जाम्पल और देखें, बताना देखें। EN PR2 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? एक तो EN है, इसमें CN नहीं है, ये EN है, स्मॉल लेटर में लिखे हुए मिलेंगे। EN, EN क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन। तो एक एथिलीन डाइएमीन कितने बॉन्ड बनाएगा? दो। यानी एथिलीन डाइएमीन दो बंद बना लेगा और दो ही बंद बनाएगा Br। एक Br के द्वारा एक बॉन्ड बनेगा ना, एक दंतुक लिगेंड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ये एक दंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे एक ये बॉन्ड बनाएगा, ब्रो Br दो है तो दोनों दो बंद बना लेंगे, और एथिलीन डाइएमीन भी दो बंद बनाएगा। तो टोटल बंदों की संख्या कितनी आएगी इसमें? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। या तो कोई कोऑर्डिनेशन नंबर देकर ये पूछ लेगा कि निम्न में से किस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जैसे मान लो ये चारों एग्जाम्पल मिल गए आपको, और ये पूछा गया कि कौन से कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। या फिर कोई कॉम्प्लेक्स देकर, संकुल देकर ये पूछ सकता है कि इसमें सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उपसह संयोजन संख्या कितनी है, बता सकते हो। देखो एग्जाम्पल और देखना। NaAgCN का होल ट्वाइस, यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? क्या रहेगा? तो ये आएगा ना CN, एक दंतुक लिगेंड है यहाँ पे। अभी बताया था आपको उभय दंतुक लिगेंड है। दाता परमाणु तो दो है इसमें, पर बंद एक समय में एक ही परमाणु बनाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उभय दंतुक लिगेंड है, पर बंद एक ही बनाएगा। अब कितने हैं ये लिगेंड? देखो सिल्वर है, यानी एक तो ये बंद बनाएगा, और दूसरा हम लिख सकते हैं ये बंद बनाएगा। दोनों में कार्बन ही बना रहा है ना बंद। तो मेटल से कितने बॉन्ड बने इसमें? तो उपसह संयोजन संख्या मेटल से बनाए गए बंधों की संख्या को ही तो कहते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा निकल के? बताओ, उपसह संयोजन संख्या बता सकते हो क्या? है ना, संकुल यौगिक में मेटल से जुड़े हुए उपसह संयोजक बंधों की संख्या, यानी उपसह संयोजन संख्या मेटल का नेचर है, केंद्रीय परमाणु का गुण होता है ये, ना कि लिगेंड का। यहाँ पे लिगेंड का गुण तो द्विदंतुक लिगेंड आ गया ऑक्सिलेटो, पर मेटल से तो सारे लिगेंड मिलकर 6 बंध बना रहे हैं, इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या तो 6 आएगी निकल के। उपसह संयोजन संख्या बता दोगे साहब? देखो आगे बढ़े, अब बात करते हैं केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक। केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक संकुल यौगिक में धातु से जुड़े हुए अणु, परमाणु, आयन, इन सबको हटा दें हम। जो लिगेंड है उनको हटा दें, जो सरल आयन है उनको हटा दें। हटाने के बाद में उस धातु के ऊपर क्या बचेगा? कौन सा चार्ज आएगा? वही चार्ज उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे K4FeCN का होल 6, यहां पर ये सेंट्रल मेटल है, केंद्रीय धातु आयरन। अब इस आयरन
के ऊपर कितना चार्ज है इस संकुल यौगिक में। अगर हम Cn को हटा दें और पोटेशियम को हटा दे तो अकेला आयरन बचेगा, उस समय इस पर कितना आवेश होगा वो ही उसका ऑक्सीकरण अंक होगा। क्योंकि Cn अगर इसको छोड़ के जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉनों को लेके जाएगा, और पोटेशियम जाएगा तो K+ के रूप में अलग होगा। तो यहां पर Fe के ऊपर फिर क्या बचेगा, निकालें ऑक्सीकरण अंक, कितना बचेगा, -4। देखते हैं यहाँ पे पोटेशियम +1, पोटेशियम पे K+ होता है, 4 धातु है पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +1 ही होता है ना, चाहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अगर किसी यौगिक के अंदर है, किसी कंपाउंड में ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। तो यहाँ पे पोटेशियम का +1। अब पोटेशियम कितने हैं, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है उसको हम क्या लिखेंगे, और Cn पे चार्ज कितना होता है, Cn अगर जाएगा इसको छोड़ के तो Cn माइनस के रूप में हटेगा ना, Cn माइनस के रूप में हटेगा, तो -1 × 6, और टोटल का कितना है इसका चार्ज पूरे के ऊपर, 0 है, कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा +4 + x - 6 = 0, ये आएगा x - 2 +4 और -6, तो -2 बच जाएंगे, टोटल है 0, यानी x = +2। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा +2। अगर इस आयरन को लिगेंड भी चले जाए छोड़ के और पोटेशियम भी चला जाए तो इसके ऊपर कितना बच जाएगा, +2। यानी देखो Cn 6 इलेक्ट्रॉनों को लेके जाएगा, अब वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन तो पोटेशियम दे देगा, पर 2 इलेक्ट्रॉन अब किसको देने पड़ेंगे, Fe को ही तो देने होंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। दूसरा एग्जाम्पल देखो, CrH2O का होल 4 Br2 और Cl। यहाँ पे सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु कौन सी है, केंद्रीय धातु क्रोमियम, और केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक निकाले तो +3। देख लो क्रोमियम, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको हम अक्स लिखते हैं। अब जल बताओ उदासीन होता है या कोई आवेश होता है इसके ऊपर, उदासीन होगा, यानी अगर जाएगा तो ना इलेक्ट्रॉन देगा और ना इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 मानेंगे। अगर Br इसको छोड़ के जाएगा तो Br इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, छोड़ के जाने का मतलब है कि इस यौगिक में ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस Br को, कितने, एक Br 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 Br कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 4 कैसे लेंगे, 2 ही लेंगे ना, यानी Br को हम लिखेंगे -1, और ये कितने हैं Br, 2। बताओ Cl -1 और टोटल का 0, यानी x -2 -1 = 0। ये तो -2 हो गए दोनों का, और ये -1, -2 -1 -3 हो जाएंगे, -3 = 0, तो x इक्वल, तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक +K3। K3 पोटेशियम है, K3 COC2O4 का होल ट्राइज, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है, बताओ जल्दी, +3, कैसे, -3,
3 आएगा पता नहीं, देखते हैं, पता करते हैं। देखो देखो, एक तो सिंपल सी बात याद रखना, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस हो सकता है क्या, आप बताओ। मेटल में तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ही होगी। अगर मेटल का माइनस आ रहा है इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ही नहीं, वो हमने गलती से लिख दिया है। देखते हैं यहाँ पे, पोटेशियम का +1 तो 3 का कितना हो जाएगा, +3। और कोबाल्ट का अक्स मानेंगे, ऑक्सीलेटो का बताओ देखें। ऑक्सीलेटो पे -2, 1 पे, द्विदंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल में देखा था, ऑक्सीलेटो के ऊपर -2, तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, -2 इंटू 3, और टोटल का कितना लिखें, यानी +3 प्लस अक्स -6 इक्वल 0। अक्स -3 इक्वल 0, अक्स इक्वल कितने आ जाएंगे, ये गुणा भाग तो आता है ना, +3, यानी पोटेशियम का 1 का +1 होता है तो 3 का +3। कोबाल्ट का अक्स मान लेंगे, ऑक्सीलेटो का -2 होता है 1 का, तो 3 का कितना, -6, +3 -6, यानी -3 रह जाएंगे, तो इस -3 को अपोजिट तरफ यानी इस तरफ भेजेंगे, अक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो +3 आ जाएगी। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, चलो और बताना देखें। यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए, है, देखो इधर सेंट्रल मेटल इसमें प्लेटिनम है, और प्लेटिनम का कितना माने ऑक्सीडेशन नंबर, अक्स मान लें, अमोनिया NH3 0 है, उदासीन होता है ये, +0। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना आता है, ऑक्सीडेशन नंबर यानी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंक का योग 0 होता है। अभी इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है ना, तो यहां पर इस यौगिक में जितने भी तत्व है, जितने भी अणु परमाणु आयन है, उन सभी के ऑक्सीकरण अंकों का योग कितना आएगा, 0। जैसे अभी यहाँ पे देखे हमने 0 लिखा, अब 0 है, यहाँ पे +3 और -6 टोटल 0 हो गया ना। Cl का कितना होता है, और Br का, और सल्फेट का, सल्फेट अगर सल्फेट अलग होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, SO4 -2 होता है, SO4 2- के रूप में अलग होता है, तो यहाँ पे -2, टोटल को 0, अक्स -4 इक्वल 0, तो अक्स इक्वल कितना आएगा इसमें, +4। तो यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु के ऊपर जो चार्ज होगा, यानी लिगेंड को और सिंपल आयनों को सबको हटाने के बाद में जो चार्ज बचेगा, जो आवेश बचेगा, उसी को हम बोलते हैं केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण अंक निकाल लोगे, इससे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों में अंतर है, कहीं वो आप उपसह संयोजक संख्या को ऑक्सीकरण अंक की मानकर लिख दो। ऑक्सीकरण अंक तो उसके ऊपर मेटल के ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा, और उपसह संयोजन संख्या मेटल जितने उपसह संयोजक बंधों से जुड़ी हुई है वो उपसह संयोजन संख्या, जिसको समन्वय संख्या भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं।
एक इसमें सिंपल परिभाषा और एक किलेट वाले। किलेट वाले, अब देखो मेटल है, जैसे ये मान लो मेटल है, केंद्रीय धातु। अब कोई द्विदंतुक लिगेंड इससे बंध बनाए, जैसे मैं द्विदंतुक लिगेंड हूं, तो ये दाता परमाणु है और ये दाता परमाणु है, इधर से बॉन्ड बनाया, इधर से बॉन्ड बनाया, तो क्या एक रिंग बन गई क्या यहाँ पे? इसी रिंग को बोलते हैं किलेट वाले। जब द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु से बंध बनाता है तो उस समय एक वलय का निर्माण होता है, उसी वलय को हम किलेट वलय कहते हैं। द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु से उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। बनाते हैं तो एक वलय बनती है, जिसे किलेट वलय कहते हैं। द्विदंतुक लिगेंड जैसे ईएन एथिलीन डायमीन, एक एग्जांपल देखते हैं, PTEN का होल ट्वाइस -2 या +2 लेते हैं इसको। ये एक संकुल आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन सी है, केंद्रीय धातु प्लेटिनम, और लिगेंड कौन सा है, ईएन एथिलीन डायमीन। ईएन की संरचना होती है CH2 CH2 NH2 और NH2, एथिलीन डायमीन है ये। अब देखो CH2 CH2 NH2 और NH2। अब द्विदंतुक लिगेंड है ये, केंद्रीय धातु से कितने बंध बनाएगा, तो ये भी बॉन्ड बनाएगा और ये भी बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जब ये इससे जुड़ जाएगा तो एक रिंग बन जाएगी ना पूरी। इधर मान लो कितने EN, तो एक और लिखते हैं हम CH2 CH2 NH2, ये भी बॉन्ड बनाएगा और ये भी बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे वलय बन गई, इसको हम बोलते हैं किलेट वलय। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक तो संकुल यौगिक में किलेटिंग लिगेंड कौन सा है, जो किलेट वलय बनाने वाले लिगेंड होते हैं उनको हम किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। एक वलय यानी इसमें रिंग कितनी बनेगी, जैसे इस संकुल यौगिक में ये जो हमने बनाया इसमें कितनी वलय है, दो बन गई ना, एक तो ये रिंग बन जाएगी और एक ये बन जाएगी, इसी को बोलते हैं किलेट वलय। इसी को क्या कहेंगे हम, किलेट वलय। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बताना आपको किलेट वलय कितनी बनेगी, COC2O4 -3। यहाँ पे बताओ, देखिए पहले तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कोबाल्ट का ऑक्सीकरणांक +3 आ जाएगा। अब इसमें किलेट वलय कितनी बनेगी, रिंग कितनी बनेगी इसमें, तो बंद बनेंगे, रिंग वलय कितनी बनेगी, ध्यान देना।
ये एग्जाम्पल है, बताओ कितनी रिंग बनेगी इसमें? 3 ही बनेगी ना। एक तो ये रिंग बन जाएगी इसमें, भाई इधर से लेके ये रिंग बन जाएगी पूरी, एक इधर बन जाएगी और एक इधर बन जाएगी, तो किलेट वाले कितने इसमें? 3। किलेट वाले बता सकते हो इसमें? अब नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे उपसहज संयोजक यौगिकों का नामकरण, यानी जो अभी तक हमने संकुल यौगिक पढ़े हैं इनके आपने संरचनाएं देखी है, उत्तर देखे इनके, इनका नाम क्या होगा, इनको किस नाम से जानते हैं, है ना। तो कल की क्लास में हम लेंगे उपसहज संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। सेव कर देना इसको।